हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। और आज सुबह सुबह निकले अपने एक लॉन्ग डेस्टिनेशन पे जो कि 700 प्लस किलोमीटर है पुणे से। और हमने थोड़ा लंबा रूट लिया है पुणे से वाया सोलापुर। और अभी हम NH65 पे हैं। देन हमारा दूसरा जो रोड कन्वर्ट होगा सोलापुर के बाद हाईवे, वो NH52 होगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं आपको बताता हूँ हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो क्या है। पुणे से निकलते ही हड़पसर रोड में ये पड़ता है सबसे पहला टोल प्लाजा। यहाँ पे जो पहला टोल कटा है वो है कटा है टोटल 95 रुपीज़ का। और देखते हैं आगे टोल पे जो सेकंड टोल है वहाँ पे कितने का टोल लगता है। ये आ गए हम दूसरे टोल प्लाजा पे। ये इंदिरापुर के आगे का टोल प्लाजा है ये। देखते हैं यहाँ पे कितना डिडक्ट होता है। यहाँ पे भी हमारा 95 रुपीज़ का टोल टैक्स कटा है। तो टोटल हम 150 किलोमीटर राउंड आए हैं और अभी तक 190 रुपीज़ का टोल कट गया है। ये रोड सुबह में थोड़ा रश रहता है क्योंकि पुणे सोलापुर का यही एक कनेक्टिविटी है। और ट्रक, छोटी बड़ी सारी गाड़ियाँ इसी रोड पे जाती है। ये रहा तीसरा टोल। अभी हम 150 किलोमीटर जस्ट क्रॉस ही किए थे, तब तक ये तीसरा टोल भी आ गया। और यहाँ से अभी सोलापुर 70 किलोमीटर है। और ये टोल पे 75 रुपीज़ का चार्ज कटेगा। सोलापुर पहुंचने से पहले का भी चौथा टोल है। और यहाँ पे डिडक्ट होगा 75 रुपीज़। यहाँ पे आसपास आपको बहुत सारे अमरूद बेचने वाले नज़र आएंगे। एक्चुअली ठंडी का सीज़न है और ये अमरूद का भी सीज़न है। तो रेड वाले अमरूद जो अंदर में रेड होता है वो आपको यहाँ पे ढेर सारे मिल जाएंगे। ये जो टोल है ये 75 रुपीज़ का टोल लगता है यहाँ पे वन साइड का। और डुअल 115 रुपये का। हर टोल पे आपको हमेशा की तरह पुलिस वाले दिखेंगे। आदमी गाड़ी देख के पहचानते हैं और फिर उस हिसाब से रोकते हैं। ये तो अभी सोलापुर से पहले 7 से 8 किलोमीटर पहले यहीं से लेफ्ट जाता है। ये विजयपुरा के लिए। सामने MIT विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी है। और ये रोड यहाँ से सोलापुर से बाहर की तरफ निकल जाता है। और ये है NH52। अभी आया NH52 का पहला टोल। और ये टोल का चार्ज है 85 रुपीज़ वन साइड का। वैसे फ़िलहाल ये रोड अभी तक तो अच्छा है, बेटर है अपने पुणे सोलापुर से। आगे देखते हैं कैसा रहता है ये रोड। फाइनली हम अभी महाराष्ट्र क्रॉस करके कर्नाटका बॉर्डर में हमारी एंट्री हो गई है। और अभी भी हमारा डेस्टिनेशन यहाँ से ऑलमोस्ट 10 घंटे का टाइम दिख रहा है, जो कि 485 किलोमीटर है। अभी हम NH52 पे ही हैं और ये हमें पूरा हमारे डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। A few moments later. भूख, तो हम बीच रास्ते में अभी जस्ट सोलापुर से 40 किलोमीटर आगे क्रॉस होने पे NH52 में हम रुके हैं। और यहाँ पे हमने सिंपल सा खाना ऑर्डर किया है। दोपहर का लंच, चपाती, मिक्स वेज, दाल तड़का
बटर मिल्क, अनियन, और करते हैं हम लंच। अभी मस्त खा लिया हमने खाना खाने के बाद अब हम निकलते हैं आगे के सफ़र पे। यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर और हमें जाना है, 450 किलोमीटर, और जाते जाते हमें हो जाएगा शाम। रास्ते में देखते हैं, जहाँ पे लगेगा अंधेरा होने वाला है वहीं पे रुकेंगे। क्या कृषो, चलें? किसी मारो। ये रहा एक और टोल। रास्ते कम कवर किए मैंने, टोल सबसे ज़्यादा कवर किए मैंने। तभी NH52 पे ही है, और NH52 का ये दूसरा टोल है। और ये कटा है 115 रुपए का। अभी तक तो इस रोड का एक्सपीरियंस बहुत सही है कंपेयर टू पुणे सोलापुर। रोड पुणे सोलापुर से 50-60 किलोमीटर इतना ख़राब हो चुका है वो रोड, बहुत मुश्किल है वो रोड पे गाड़ी चलाना। लास्ट के आधे घंटे 45 मिनट, उसके कंपेयर में ये रोड बहुत ही बेहतरीन है अभी तक। और आगे देखते हैं आगे कैसा मिलता है। ये जो मेरे लेफ्ट में रेलवे लाइन जा रही है, ये सोलापुर से कर्नाटका को कनेक्ट कर रही है, और सामने वो पवन चक्की दिख रहा है। तो यहाँ पे कर्नाटका के इस रीजन में बहुत सारे पवन चक्की आपको देखने को मिलेंगे, खास करके इस रोड पे जो NH52 है। सामने पूरा का पूरा पवन चक्की ही है पूरे एरिया में, अगर मैं जूम करके दिखाऊं। A few moments later. सामने एक बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है, पूरा का पूरा ट्रक जिसमें रेत लोड था पूरा पलट गया है। ये दिख रहा होगा, पूरा का पूरा ट्रक पलट गया है। रुको जरा, सब्र करो। अभी ना मैं सुबह निकला था, और निकलते ही मेरे कार में ना उल्टियों का दौर चालू हो गया है। कभी माँ उल्टी कर रही है, कभी बेटे उल्टी कर रहे हैं। इनको उल्टी भी करना है और खाना भी खाना है, तो दोनों चीज़ें चलती रहती है, खाना उल्टी। और इसी में मेरा ट्रैवल कट रहा है। जहाँ 5 घंटे का ट्रैवल हो वहाँ 8-8 घंटे लग रहे हैं। आज है हमारा ट्रैवल का दूसरा दिन। कल ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद हुबली में रुक गया था रात को मैं, क्योंकि बच्चे, वाइफ, ये लोग उल्टी करके थक गए थे। आज सुबह में हुबली से ट्रैवल चालू किया है, और हम जा रहे हैं मुरुदेश्वर शंकर जी के यहाँ पे। तो अभी हम हुबली से जो ये जंगल येलापुर की तरफ जाता है NH52, हम इसी जंगल से गुजर रहे हैं। बहुत खूबसूरत सा रास्ता है, ये सिंगल लेन है, लेकिन मजा आ रहा है इस रास्ते में चलाने में। कोई ट्रैफिक नहीं, रोड इतना मस्त, और बीच बीच में आप ब्रेक लेके इन जंगलों के बीच में थोड़ी ठंडी हवा खा सकते हो आप। ड्रॉबैक है ये NH52 का, क्योंकि ये सिंगल लेन है, लेकिन रास्ता अच्छा है तो फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल हम येलापुर पहुंच चुके हैं, और येलापुर क्रॉस कर रहे हैं। येलापुर में आसपास इतने ज़्यादा दुकानें हैं ना कि ये सड़क थोड़ी छोटी हो जाती है, और स्पीड भी कम हो जाता है, तो थोड़ा कंजेस्टेड है ये। जब तक हम पूरा येलापुर का ये एरिया क्रॉस नहीं करते, तब तक गाड़ी की स्पीड एकदम स्लो हो गई है, 15, 20, 30 इतनी स्पीड में चलाना। और ये जो घाट का एरिया है भी यहाँ पे चालू हो गया है, तो शार्प नैरो मोड्स हैं, टर्न है, तो थोड़ा संभल के चलाना पड़ता है।
जो रास्ता है येल्लापुर से कन्वर की तरफ जाता है, ये भी NH63 है। और ये रास्ता इतना डेंजरस है कि हर 30 सेकेंड में एक शार्प मोड़ आता है। अगर आप मेरे वीडियो में देख रहे होंगे तो आपको दिखेगा 30 to 40 सेकेंड में एक शार्प टर्न आता है। सेकंड भी नहीं होता है, उससे पहले ही शार्प टर्न आ जाता है। और आपकी गाड़ी में अगर कोई पीछे बैठा हो जिनका सर घूमने का इशू हो तो ये रास्ते में तो और ज़्यादा है। पूरा डेंस फॉरेस्ट के बीचों बीच से ये रास्ता गुजरता है और पूरा का पूरा शार्प टर्न से बड़ा बड़ा है ये रास्ता। एक शार्प टर्न खत्म नहीं होता है, दूसरा आ जाता है और सामने से बड़ी बड़ी गाड़ियां आती रहती है, जैसे ये दिख रहा है। इसी में लोग ओवरटेक भी करते हैं। A few moments later. अब ये बीच में इतना वाहियात रोड मिला है मुझे, मतलब इसने पूरी की पूरी ड्राइविंग एक्सपीरियंस की वाट लगाती है। तो ये लगभग होनाली के आसपास का 5 से 7 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं इस नेशनल हाईवे में, पीछे जितना मक्खन रास्ता था इसने सब का सब बर्बाद कर दिया, बस इतने दूर के डिस्टेंस में। आगे भी अच्छा रास्ता है, पूरे के पूरे पैच हैं इसमें, और ये होनाली के आसपास का रास्ता है ये। अगर रास्ते का कंडीशन दिखाऊं तो कुछ ऐसा है रास्ता, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं रास्ते में। अगर आपको ये दिख रहा होगा तो ये है गड्ढे। फाइनली 5 से 7 किलोमीटर के लंबे इंतजार के बाद अब अच्छा रास्ता दिखा है तो जान में जान आई, नहीं तो सारे एक्सपीरियंस की वाट लगा दी थी उस टूटे रास्ते ने। 3, 4, 5 की स्पीड में गाड़ियां चल रही थी और अभी ऐसा लग रहा था पूरी कमर की ऐसी की तैसी हो गई। रुको जरा, सब्र करो। ये तो मेरी गलतफहमी थी, मैंने सोचा शायद अच्छा रास्ता मिला है तो खराब वाला रास्ता खत्म हो गया है, बट कंप्लीटली उल्टा है। ये रास्ता अभी भी खराब है और पता नहीं आगे कितना दूर तक ये ऐसा ही है ये खराब रास्ता। तो इसने कम्प्लीटली हमारे स्पीड पे ब्रेक लगा दिया है। मैं गाड़ी हार्डली 30-40 के बीच में ही ड्राइव कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा चलाने लायक ये रास्ता है ही नहीं। पता नहीं आगे और कितने दूर तक ये रास्ता ऐसा ही है। पूरा का पूरा रोड टूटा पड़ा हुआ है और ऐसा ऐसे नहीं, बड़े बड़े लगभग 2-2 फुट गड्ढे हैं रोड में, एकदम धंसा हुआ। ऐसे रोड में एकदम शार्प जो कॉर्नर निकला हुआ है, कटा हुआ है, गड्ढे दिख रहे हैं, टायर कटने के भी डर रहते हैं। बहुत ही वाहियात रोड है ये। सो यहाँ से ये वो रास्ता है जो राइट में आगे से गोवा के लिए चला जाता है और लेफ्ट में साउथ कर्नाटका के लिए जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से रास्ता शायद अच्छा मिले, क्योंकि जंगल तो ऑलमोस्ट हम पीछे क्रॉस कर चुके हैं। 100 meters, join with National Highway 66. ये रास्ता हमने मैंगलोर के लिए जाता है ये, और आगे जाके नेशनल हाईवे 66 से कनेक्ट होता है। तो यहाँ से भी हमारा डिस्टेंस अभी
85 किलोमीटर का दिखा रहा है और 1.5 घंटे दिखा रहा है। तो मुर्देश्वर पहुंचने में लगभग अभी भी 1.5 घंटे का टाइम है और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। तो 12:30 तक हम पहुंचेंगे वहाँ पे। और फिलहाल ये रास्ता अभी नेशनल हाईवे 66 को कनेक्ट हो गया है। ये वो श्रावती नदी है जो साउथ कर्नाटका से चालू होती है और ये ब्रिज पे हम अभी, ये मेरे लेफ्ट में दिख रहा होगा नदी, ये आगे जाके समंदर में मिल जाती है। साउथ कर्नाटका से ये नदी चालू होती है। ये है फाइनल वाला टोल टैक्स, टोल बूथ जो हमें मुर्देश्वर पहुंचने से पहले मिला। ये रोड कन्याकुमारी तक चला जाता है और ये भी लास्ट टोल है जो डिडक्ट होगा। इसके बाद 30 किलोमीटर बाद हम होंगे मुर्देश्वर में। ओहो। A few moments later. हे गाइस, तो फाइनली मैं आ गया हूँ कर्नाटका के मुर्देश्वर मंदिर में और मैं आपको पीछे से दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है मुर्देश्वर का ये टेंपल। और मैं अपने पीछे तरफ ये दिखाऊं तो ये सी है, अरबियन सी। और चलते हैं हम अभी आगे। आज है मंडे और मंडे का इवनिंग में भी आज बहुत ज़्यादा क्राउड है। गर्मी भी उतना ही है, ऑलमोस्ट पसीने से हालत ख़राब है हमारी। और आपको दिख रहा होगा तो ये है सामने टेंपल है, वो वहाँ पे लाइन लगी है देखने के लिए। और ये जो मैं बता रहा था बड़ी सी बिल्डिंग है जो कि 20 फ्लोर की है। इसको गोपुरम बोलते हैं। सो अभी हम टेंपल के अंदर जा रहे हैं। टेंपल में एंट्री फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं लगता। और टेंपल कवर करने के बाद फिर हम देखेंगे पीछे जो शिव जी का स्टैचू है। तो अभी हम चले टेंपल की ओर। टेंपल के अंदर में अनेक दूसरे छोटे छोटे भगवानों का मंदिर बना हुआ है। पार्वती माता का मंदिर है, शेषनाग के मंदिर है और ये सामने आपको दिख रहा होगा सारे भगवान का अलग अलग रूप दिखाया गया है। अंदर में ये जो मंदिर के ऊपर का जो एरिया है ये सारे ऐसे लग रहे हैं जैसे गोल्ड का है। मंदिर के अंदर का तो फोटो हम नहीं ले सकते थे, वीडियो नहीं ले सकते थे, बट अंदर में एक ज्योतिर्लिंग है जो ज़मीन के बहुत अंदर है तो ऊपर तक दिखता नहीं है। निकल रहा है बाहर और क्राउड दिख रहा होगा आपको। आज मंडे है फिर भी इतना ज़्यादा क्राउड है। ये जो पीछे दिख रहा है वो रहा है शंकर जी का पीछे। अभी हम 17th फ्लोर पे आ गए हैं और 17th फ्लोर से ऊपर गोपुरम से कुछ ऐसा दिखता है ये सी साइड। तो ऊपर से 3 अलग अलग व्यू दिखता है। पहला व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा सी साइड जो कि अरबियन सी है। ये दूसरा जो व्यू है ये पूरा सिटी तरफ का व्यू है और सामने ये बीच दिखता है, बीच में एक्टिविटी वगैरह हो रही है। ये थर्ड व्यू भी है, ये भी कंप्लीट एकदम सी साइड का व्यू है। सामने पूरी ये फ्लोटिंग जो इन्होंने लगा रखा है सी साइड में। यहाँ पे पूरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। और ये सबसे अमेजिंग व्यू है इस गोपुरम का, जो आपको यहाँ से पूरा शिव जी का स्टैचू दिखेगा। तो मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो अभी इसका रिनोवेशन का काम चल रहा है बहुत दिनों से। तो पूरे चारों तरफ से ये सी के किनारे पे है।
और ये ऊपर से ही नीचे का टेम्पल कुछ ऐसा दिखता है। इसी टेम्पल के अंदर हम गए थे जहाँ पे आत्मलिंग है शिव जी का, और जस्ट उसी टेम्पल के सामने ये शिव जी का स्टैचू है। मैं आपको इवनिंग का बताऊं तो यहाँ पे ऐसा लाइट जलता है गोपुरम पे, और इस टाइम इसकी सुंदरता चार चांद लगा देती है। अगर आपको मैं नीचे से ऊपर तक दिखाऊं तो कुछ ऐसा गोपुरम दिखता है इवनिंग में। और सामने वो मंदिर रहा, इस मंदिर में हम गए थे शिवलिंग के दर्शन के लिए, तो वो भी डेकोरेशन के बाद कुछ ऐसा दिखता है। अभी थोड़ी देर में ही इस गोपुरम का दोबारा फिर से कलर चेंज होगा लाइटिंग का, और मैं वो कलर भी आपको दिखाता हूँ। अभी ये 10 मिनट वेट करने के बाद अभी देखिए ये पूरा का पूरा पिंक हो गया फिर से। तो ये मल्टीपल कलर में चेंज होता है। ये रहा इसका तीसरा कलर, अभी ये पूरा का पूरा वाइट हो गया है। ये हर 10 मिनट में इसका कलर चेंज होता है और मल्टीपल कलर में चेंज होता है ये। इस जगह का सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट ये है, तो शिव जी का स्टैचू। अभी हम ये शिव जी का स्टैचू देखने जा रहे हैं ऊपर। आज ये लड़का भी पूरी की पूरी सीढ़ियाँ चढ़ने में लगा हुआ है। उधर भी मंदिर के पास भी इसने सारी सीढ़ियाँ खुद से चढ़ाई करी, और अभी हम स्टैचू के पास आए हैं तो ये सारी सीढ़ी इसने खुद से चढ़ाई कर रहा है ये। अभी आ गए हैं शिव जी के स्टैचू के नीचे, ये टेंपल है। और लगता है हम चप्पल पहन के आ गए, तो चप्पल हमें कहीं पे उतारना पड़ेगा। ये जो स्टैचू है इनका सुंदरा रामेश्वरा के नाम से है ये मंदिर, और ये शिव जी की मूर्ति है यहाँ पे। जस्ट ये शिव जी के स्टैचू के नीचे है ये। यहाँ पे मेरे पीछे शिव जी के स्टैचू के नीचे गो कैलाश म्यूजियम है, तो अभी चलते हैं म्यूजियम को देख के आते हैं। अंदर फोटोग्राफी या कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। पता करने पे पता चला कि ये गो कैलाश म्यूजियम है जो शिव जी के स्टैचू के नीचे है। यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियो अलाउड है। इस पूरे स्टैचू के नीचे शिव पुराण को दिखाया गया है, भगवान के अलग अलग रूप। शिव जी के सारे रूप, सारे अवतार को दिखाया गया है इस गो कैलाश के नीचे। सारे स्टैचू बड़े अच्छे से बनाए गए हैं। अगर आप गौर से देखो पूरा का पूरा शिव जी का अलग अलग अवतार दिखाया गया है। और ये रहे अपने गणपति बप्पा और नारद मुनि। ये है गणेश जी का वो अवतार जो रावण शिवलिंग को लेके लंका जा रहा था, और चरवाहे के रूप में गणपति जी ने उनको ट्रिक किया था। फिर रावण को शौचालय लगा और रावण ने गणपति जी को शिवलिंग दिया कि थोड़ी देर आप रखो, तब तक मैं शौचालय होके आता हूँ। और गणेश जी ने ऐसा ट्रिक किया कि रावण के बताए समय से पहले समय बीत गया और गणेश जी ने शिवलिंग नीचे यहाँ पे धरती पे रख दिया। उसका भी ये वर्णन किया गया है। उसी शिवलिंग को नीचे रखे जाने के बाद रावण इतना गुस्सा हो गया था कि इन्होंने गणेश जी के सर पे जोर से मुक्का मारा और उनके सर पे चोट लगाई, जिसके उनका सर थोड़ा सा ऊपर से धंस गया था। को नीचे रखने के बाद रावण का ये स्टैचू ये दिखाता है कि रावण पूरी जोर लगाता हुआ
लेकिन फिर भी यहाँ से वो शिव जी का स्टैचू, शिवलिंग हिला नहीं। और ये आपको गणेश जी के सर के ऊपर दिख रहा होगा, हल्का सा जो धंस गया था, ये रावण की मुक्की का कमाल है। और सबसे लास्ट में मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जितने भी शिवलिंग हैं मृदेश्वर के आसपास, गोकर्णा के आसपास, तो ये सबसे पहला मृदेश्वर, गुणवंतेश्वर, दरेश्वर, गोकर्णा और सज्जेश्वर। मृदेश्वर में ये शिव जी का जो स्टैचू है, ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट सबसे बड़ा स्टैचू है, जो कि 123 फुट का है, 123 फीट बड़ा है। और ऐसा भी बताते हैं कि जिस धातु से बना हुआ है, इस पे अगर सनलाइट पड़ती है दिन में या सुबह में, तो ये अलग ही शाइन करता है, चमकता है ये। अभी तो इसका रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो उतना क्लियर दिखेगा नहीं, बट ये अपने आप में ही बड़ा अद्भुत है। ये शिव जी के स्टैचू को मैं थोड़ा अगर दूर से दिखाऊं, तो ये सबसे पहला जो आपको दिख रहा होगा, ये है रावण। और ये गणेश जी जो चरवाहे के भेष में हैं, शिवलिंग को लेते हुए रावण से। तो ये भी यहाँ पे बड़े से मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। और पीछे शिव जी का ये बड़ा सा स्टैचू, और इन सब के बीच में आपको चमकता हुआ चांद दिख रहा होगा, अगर मैं जूम करके दिखाऊं। इस शिव जी का एक और स्टैचू है, जिसमें दिखाया गया है कैसे माता गंगा का शिव जी के जटा से आगमन हुआ था। शिव जी के सर के ऊपर जो आपको दिख रहा होगा, ये माता गंगा है। पास में माता पार्वती है इस तरफ, और इस तरफ ब्रह्म ऋषि हैं। पूरा मुर्देश्वर घूमने के बाद अब हम थक गए थे, तो हम आके यहाँ पे रेस्टोरेंट में अच्छा सा हमने खाना ऑर्डर किया है। और आपको दिख सकता है, मैंने साउथ इंडियन थाली, स्पेशल थाली, और अंकिता ने डोसा, मसाला डोसा ऑर्डर किया है। तो अभी हम एक अच्छा सा खाना खाएंगे और फिर हम करेंगे आराम। और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।